नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस में स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने मूल मात्रक और मूल राशियों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियों और उनके मात्रकों के बारे में। व्युत्पन्न राशियां एवं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, देखो व्युत्पन्न राशियां कौन सी राशियां होती हैं? वे भौतिक राशियां जो एक या एक से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। और उन व्युत्पन्न राशियों के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। और व्युत्पन्न मात्रक भी मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो देखो व्युत्पन्न राशि का एग्जाम्पल मैं समझा दूं। जैसे बात करते हैं हम चाल की। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। और दूरी को हम मापते हैं मीटर से और समय को मापते हैं सेकंड से, यानी इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये चाल है ये व्युत्पन्न राशि हो गई और ये जो मात्रक मिला है हमें ये व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, अब देखो इसमें देखो मीटर है ना, मीटर किसका मात्रक होता है? लंबाई का, जो कि मूल राशि है। और सेकंड किसका मात्रक हो गया? समय का, ये भी एक मूल राशि है। मतलब ये जो व्युत्पन्न मात्रक है वो मूल मात्रकों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया हमने। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और व्युत्पन्न मात्रकों की और व्युत्पन्न राशियों की जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल, अब देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई का मात्रक क्या होगा? लंबाई को हम मीटर में मापते हैं और चौड़ाई को मापते हैं मीटर में। अब इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। ये हो गया क्षेत्रफल का मात्रक। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं आयतन की। आयतन, ठीक है, आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, और लंबाई को मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को मीटर में और ऊंचाई को भी मीटर में, यानी इसका मात्रक हो गया मीटर की क्यूब। ठीक है, अब देखो आयतन के कुछ और भी मात्रक होते हैं। पहली चीज, आयतन को लीटर में मापते हैं। ठीक है, आयतन को मापते हैं लीटर में। एक होता है गैलन। ग्लेन, ठीक है, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? 4.546 लीटर। याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? 4.546 लीटर होते हैं। ठीक है, फिर एक होता है बैरल। बैरल ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं ये पूछा जाता है एग्जाम में, 159 लीटर। अब बैरल कच्चा तेल मापने के लिए काम में आता है। कच्चा तेल मापते हैं, ठीक है, वो बैरल में मापते हैं। और एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर होते हैं। ठीक है, ये आयतन के कुछ मात्रक हो गए। अब आयतन के बाद हम बात करते हैं घनत्व की। घनत्व की, ठीक है, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। आयतन का हमने निकाला है, देखो मीटर की क्यूब, यानी मीटर की क्यूब। अब घनत्व का मात्रक हो गया किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेग की। वेग, वेग का फॉर्मूला क्या होगा? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। ठीक है, और विस्थापन को किसमें मापते हैं? विस्थापन को मापते हैं मीटर में और समय को मापते हैं सेकंड में। अब वेग का फॉर्मूला हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, राजस्थान पुलिस में पूछा गया है ये, राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब देखो वेग के बाद हम बात करते हैं त्वरण की। ठीक है, वेग के बाद किसकी बात करते हैं? त्वरण की। ये बैरल वाला देख लेना, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं त्वरण की। त्वरण, त्वरण, ठीक है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। वेग का हमने निकाला था मीटर पर सेकंड,
मीटर पर सेकंड और समय का हो गया सेकंड, ठीक है, यानी मीटर पर सेकंड। अब ये सेकंड नीचे आएगा यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक हो गया, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया त्वरण का मात्रक। अब हमने वेग का पढ़ लिया, त्वरण का पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं बल की। बल, बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है, यानी F = ma, ठीक है, हमें द्रव्यमान, ठीक है, देखो द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान को किसमें मापते हैं? किलोग्राम में, और त्वरण का हमने निकाला है मीटर पर सेकंड, यानी इसका टोटल मात्रक कितना हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक तो मात्रक हो गया ये इसका, एक होता है न्यूटन। बल को किसमें मापते हैं? न्यूटन में, ठीक है। और बल से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और है। देखो बल का जो बल की परिभाषा, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिली? वो था न्यूटन का फर्स्ट लॉ था ना, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था उससे बल की परिभाषा मिली। और बल का जो गणितीय मान यानी F = ma, ये मिलता है न्यूटन के सेकंड लॉ से, ये चीज याद रखना, ठीक है। और देखो बल के बारे में इतनी चीज हो गई। अब देखो एक चीज बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, बल की, बल का सीजीएस मात्रक पूछा जाता है। बल का सीजीएस, बल का सीजीएस मात्रक, ठीक है, बल का सीजीएस मात्रक होता है डायन, बल का सीजीएस मात्रक होता है डायन। अब देखो 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं? ये एग्जाम में पूछा गया है कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, तो 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होती हैं, ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होती हैं, ठीक है। देखो हम पढ़ेंगे अब कार्य के बारे में, ठीक है। कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, ठीक है, W। अब इसका मात्रक निकालेंगे तो बल का हमें पता है न्यूटन्स, और इसका हो गया मीटर, विस्थापन का यानी न्यूटन मीटर। एक तो मात्रक हो गया ये। अब एक कार्य और ऊर्जा को मापते हैं जूल में, किसमें मापते हैं? जूल में, ठीक है। ये पूछा जाता है कि कार्य को ऊर्जा को किसमें मापते हैं? जूल के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो एक जैसे इसका अपने बल का सीजीएस मात्रक पढ़ा था ना डायन, वैसे ही कार्य का सीजीएस मात्रक पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। वो क्या होता है कि अपने कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग, ठीक है। और सीधा सा वही क्वेश्चन बनेगा कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? कितने होते हैं? 10⁷ अर्ग। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों हो गए कार्य के। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग। और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁷, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऊर्जा। ऊर्जा की देखो, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल, ठीक है। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। देखना ऊर्जा का वैसे तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है, लेकिन ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, ठीक है, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 × 10⁻19, ठीक है, जूल। ये हो गए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और ये ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है और इसका मान इतना होता है, इतने जूल के बराबर होता है। उसके बाद देखो ऊर्जा, एक आती है विद्युत ऊर्जा। ध्यान से देखना इसको, विद्युत ऊर्जा, इसको मापते हैं किलोवाट घंटा में, किलोवाट घंटा में, ठीक है। किसमें मापते हैं? किलोवाट घंटा में। अब ये पूछा जाता है सीधा, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, ठीक है। और या फिर इसको बोल सकते हैं यूनिट,
जो अपना विद्युत मीटर नहीं लगा रहता, उसमें यूनिट तो देखते हैं अपन, विद्युत ऊर्जा कितनी खर्च हुई, उस पे यूनिट पे डिपेंड करता है ना वो। तो देखो उसको किलोवाट घंटा में मापते हैं, और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। याद रखना ये 1 किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा सबसे पहले किसका मात्रक होता है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, इसका मान होता है ये। अब देखो एक मात्रक होता है किलोवाट, ध्यान रखना, एक तो किलोवाट घंटा हो गया, एक मात्रक को क्या होता है किलोवाट। किलोवाट किसका मात्रक होगा, शक्ति का। याद रखना, गलती मत करना, ये शक्ति का मात्रक होता है किलोवाट। ठीक है, और किलोवाट घंटा होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, अब देखो शक्ति की अगर बात करें हम, शक्ति क्या होती है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, P। ठीक है, शक्ति का मात्रक होता है कार्य बटा समय। कार्य को पता है किस में मापते हैं, जूल में। कार्य को माप दिया जूल में, इसका सेकंड, जूल पर सेकंड। ठीक है, और एक शक्ति का मात्रक होता है वोट। ठीक है, हाँ, एक देखो, एक बता ही दिया किलोवाट होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, किलोवाट में भी शक्ति को मापते हैं। और एक पूछा जाता है एग्जाम के अंदर बहुत बार, अश्व शक्ति, यानी कि हॉर्स पावर, HP। और एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार। ठीक है, एक अश्व शक्ति यानी एक HP में कितने वाट होते हैं, 746 वोट होते हैं। याद रखना। ठीक है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वोट। ये हो गए शक्ति के मात्रक। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम दाब की। दाब यानी प्रेशर, दाब। ठीक है, दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, यानी एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल दाब कहलाता है। अब देखो दाब का मात्रक क्या, मात्रक निकालेंगे तो बल। ठीक है, और यहां पे क्षेत्रफल। अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का हमने पढ़ा था। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा ऊंचाई, यानी मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। इसका हो गया मीटर स्क्वायर। एक तो मात्रक हो गया ये, एक होता है पास्कल। क्या हो गया, पास्कल। पास्कल भी दाब का ही मात्रक होता है। और यहां से पास्कल से क्वेश्चन आ जाता है कि क्या क्वेश्चन बनता है कि पास्कल किसका मात्रक है। क्वेश्चन आ जाता है ऐसे। ठीक है, तो पास्कल किसका मात्रक हो गया, दाब का। देखो एक चीज याद रखना, एक होता है पास्कल, एक होता है पॉइज। ठीक है, एक होता है पॉइज। एक बार मैंने इंस्टाग्राम पे अपने क्विज डाली थी, पोल डाला था, उसके अंदर मैंने पूछा था कि पॉइज किसका मात्रक है। ठीक है, उसमें दो ऑप्शन दिए थे मैंने, क्या था, एक यहां पे लिख दिया था दाब, एक है शांता। ठीक है, शांता, दाब और शांता। दाब पे 80% लोगों ने वोट किया था और 20% लोगों ने किया था शांता पे। ठीक है, याद रखना पॉइज किसका मात्रक है, पूछा जाता है एग्जाम में, पॉइज मात्रक है शांता का। और शांता क्या होती है, ये एक प्रकार का घर्षण होता है, घर्षण मान सकते हैं उसको। ठीक है, क्या होती है, द्रवों की प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को कहते हैं शांता। ठीक है, द्रवों के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को कहते हैं शांता, और इसको मापते हैं पॉइज से। ठीक है, पास्कल से मापते हैं दाब को, ना कि पॉइज से। पॉइज से मापते हैं शांता को। तो इसका ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है, पास्कल और पॉइज। ठीक है, अब दाब पढ़ लिया। अब देखो कुछ और मात्रक,
कुछ और मात्रक पढ़ेंगे हम। हाँ, एक देखो विद्युत आवेश, विद्युत आवेश क्यों, ठीक है, इसका सीधा सा मात्रक होता है कूलॉम। ठीक है, अब धारा की बात करें हम, देखो धारा का फॉर्मूला आता है विद्युत धारा इज इक्वल टू होता है आवेश बटा समय, आवेश बटा समय यानी Q अपॉन T। अगर हम वैसे इसका मात्रक निकालना चाहेंगे तो देखो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर आवेश का मात्रक हमें निकालना है, इसको ऐसा कैसे रहने दो, टाइम का मात्रक होता है सेकंड, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो Q का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, जैसे अपने कुछ भी दे देंगे, कोई अपने न्यूमेरिकल दे दिया और इसमें Q का मात्रक एम्पियर सेकंड दे दिया, आप तो देखोगे यार इसका मात्रक तो कूलॉम होता है, ये तो ऑप्शन कट होगा, लेकिन याद रखना इसका मात्रक एम्पियर पर सेकंड भी होता है। कंफ्यूज करने के लिए ये सब करता है एग्जामिनर, तो इससे बिल्कुल घबराना नहीं। अगर कोई थोड़ी भी कंफ्यूजन हो ना तो सीधा मतलब अपने जो फॉर्मूला होता है उसमें रख के देख लो। जैसे आई का पता है, क्योंकि मूल भौतिक राशि है, इसका मात्रक होता है एम्पियर, और इसका अपने Q को फाइंड करना है, और T भी एक मूल भौतिक राशि है जिसका मात्रक होता है सेकंड। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो, एम्पियर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब विद्युत आवेश की बात करते हैं। अब देखो एक होता है प्रतिरोध, क्या होता है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, प्रतिरोध R, वैसे तो इसका मात्रक होता है ओम, ठीक है। अब देखो प्रतिरोध देखो अपने प्रतिरोध सबसे पहले आया कहां से वो देख लें थोड़ा सा। देखो प्रतिरोध के लिए ओम ने एक नियम दिया था, ओम का नियम, ओम इसको बोलते हैं ओम, ओम का नियम इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। ओम का नियम क्या कहता है, किसी चालक तार के सिरों पर प्रवाहित विभवांतर यानी V, ठीक है, किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V होता है, वो समानुपाती होता है उसमें प्रवाहित धारा के I के, ठीक है। और इस समानुपाती नियतांक को हटाएंगे, इस समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आएगा, V बराबर I R, ठीक है। R यहाँ पे क्या प्रतिरोध है, और ये है ओम का नियम, ओम का नियम, ठीक है। अब देखो इसका वैसे फॉर्मूला, अगर उसका ऐसे मात्रक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, I को इधर ले आओ तो ये क्या होगा, V अपॉन I इज इक्वल टू R, ठीक है। अब देखो V क्या है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और I का पता है एम्पियर यानी वोल्ट प्रति एम्पियर। ये भी किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का, ठीक है। ये प्रतिरोध की बात हो गई, ठीक है। अब देखो 2 4 उनको सीधे याद ही रख लेना आप, उनके बारे में कुछ नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो सीधे मात्रक ही पूछेगा, और उनको याद रख लेना सीधे के सीधे। अपने जैसे चुंबकीय क्षेत्र, इसको मापते हैं टेस्ला में, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स इसको मापते हैं वेबर में, ठीक है। तीसरा चुंबकीय फ्लक्स क्या है, देखो एक होती है आवृत्ति, आवृत्ति को मापते हैं हर्ट्ज में, ठीक है, याद रखना Hz। उसके बाद 4 नंबर पे तरंग दैर्ध्य, वैसे तो मीटर में मापते हैं, लेकिन ज्यादातर मतलब तरंग दैर्ध्य का मान बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको मापते हैं एंगस्ट्रॉम से, एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, देखो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। एक देखो लंबाई का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फर्मी मीटर, फर्मी मीटर या फैक्टोमीटर, फैक्टोमीटर,
फर्मीमीटर पहले बोलते थे, अब इसको फैक्टोमीटर बोला जाता है। ठीक है, ये लंबाई का सबसे छोटा मात्रक होता है, इसका मान होता है 10 की पावर -15। ठीक है, 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, ये लंबाई का सबसे छोटा मात्रक है। अब ये हो गया तरंग दैर्ध्य। अब देखो ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं डेसिबल में। किसमें मापते हैं? डेसिबल में। फिर देखो अपने जो ओजोन परत था ना, ओजोन की मात्रा, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा, इसको मापते हैं डॉब्सन में। पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, और ये। ठीक है, मोस्ट हैं तीनों। ओजोन की मात्रा को मापते हैं डॉब्सन में। ठीक है, उसके बाद अपने आता है लेंस अक्षमता। लेंस अक्षमता, चश्मे के लिए उस लेंस की कितनी अक्षमता वो फाइंड करने के लिए लेंस अक्षमता का सूत्र होता है 1/f, यानी फोकस दूरी का 1/ फोकस दूरी। इसको मीटर इनवर्स में भी कैलकुलेट करते हैं या मापते हैं। ठीक है, यह इसका एक मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस अक्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखना इसको, लेंस अक्षमता को भी, लेंस अक्षमता को मापते हैं। इसका सूत्र भी याद रखना, न्यूमेरिकल निकालते, न्यूमेरिकल आते हैं इस पे, और उस टाइम यूज होता है कि यानी जो फोकस दूरी है उसको उसका 1/, कर दो, आंसर आ जाएगा मीटर इनवर्स या डायोप्टर में। ठीक है, अब ये हो गए व्युत्पन्न राशियां व व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अब इनको याद कर लेना आप, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो देखने के लिए आप धन्यवाद।